नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आज हम बात करेंगे आप पार्टी के 21 विधायकों के लाभ के पद को लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि 15 महीने की आप पार्टी की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, ये जिस समय सत्ता में आई आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। इसने एक बदली हुई राजनीति का वादा किया, पारदर्शिता का वादा किया, जिसके साथ जनता ने ये कह सकते हैं कि एक बड़े बहुमत के साथ इन्हें जिताया। लेकिन पिछले 15 महीने के कार्यकाल में जो विवाद सामने आए, चाहे वो सोमनाथ भारती का विदेशी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, इनके मंत्री तोमर की विवादित डिग्री की बात हो, या फिर संवैधानिक पदों पर निशाना साधा गया हो, संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनके साथ एक खराब भाषा में बातचीत का जो एक सिलसिला रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी खामियों को छुपाने, अपनी सरकार की खामियों को छुपाते रहे हैं और इसका दारोमदार कभी मोदी सरकार पर, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर और कभी उन संस्थाओं पर बैठे पदों पर हमेशा लांछन और इशारा करते रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुरजीत दास गुप्ता हैं जो पत्रकार हैं, लेकिन इससे भी बड़ा एक तरह से एक परिचय इनका दूंगी कि ये आप पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और अब आप पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो आखिर इनसे भी जानेंगे वो क्या वजह ही रही जिसकी वजह से इन्होंने छोड़ा और आज इस पूरी आप पार्टी की राजनीति को ये किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ हरीश खुराना है, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये पूरा विवाद, आखिर इस विवाद ने जन्म क्यों लिया और है क्या ये। दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शिता के वादे के साथ सत्ता में आई आप पार्टी के 15 महीने के कार्यकाल में कई विवाद सामने आए। विवादों की कड़ी में ताजा मामला 21 विधायकों के लाभ के पद से जुड़ा हुआ है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के उस बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया जिसमें आपके 21 विधायकों के संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से अलग करने का प्रस्ताव था। आम आदमी पार्टी ने 13 मार्च 2015 को अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। दिल्ली विधानसभा में आप पूरे बहुमत के साथ हैं, इसलिए इसे पास भी करवा लिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन के पास एक शिकायत आई जिसमें कहा गया था कि ये पद लाभ का पद है, इसलिए आप विधायकों की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। इससे पहले मई 2015 में इलेक्शन कमीशन के पास एक जनहित याचिका भी डाली गई थी। 13 जून 2016 को राष्ट्रपति ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के संसदीय सचिव विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसमें संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान था। अब इस मामले का फैसला चुनाव आयोग को करना है। दरअसल 70 सदस्यीय विधानसभा में केजरीवाल की पार्टी के 67 विधायक जीते हुए हैं। नियम के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ 7 विधायक मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केजरीवाल बाकी विधायकों को बिना पद दिए खुश नहीं रख पाते, इसलिए सबको खुश करने के लिए उन्होंने ये जिम्मेदारी दी। और हम जानेंगे अपने मेहमानों से कि आखिर क्या वजह है कि आप पार्टी आज की तारीख में इस विवाद को ये बताना चाहती है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है जिसको पूरा करने के लिए आप पार्टी के 21 विधायकों को जो संसदीय सचिव बनाए गए हैं उनको पदों से हटाने की बात की जा रही है। शुरुआत आपसे करना चाहूंगे सुरजीत जी, क्या इसलिए दिल्ली की जनता ने चुना था या ये जो लगातार आरोप है कि इनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जैसा आपने मेरा परिचय दिया कि मैं आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से था, तो इसलिए मुझे कष्ट होता है कि ये हमारे पुराने साथी हैं, इनके खिलाफ मैं क्या बोलूं। लेकिन जब मैं इस मुद्दे का अध्ययन करता हूं तो मुझे इसमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके आधार पर मैं इनका समर्थन कर सकूं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संसदीय सचिव का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वो करते क्या हैं। वो जो मंत्री होते हैं उनकी सहायता करते हैं, उनके सहायक हैं। अब मंत्री इनके पास कितने हैं? 7 हैं। अब 7 की जगह इनको 21 सहायकों की जरूरत क्यों पड़ती है? अब ये अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि सचिव रखे गए हैं, लेकिन किसी में भी अनुपात 1:3 नहीं है। आप देखिए, हरियाणा में 13 मंत्री हैं, 4 सचिव हैं। राजस्थान में 25 मंत्री हैं, 5 सचिव हैं। कर्नाटक में 34 मंत्री हैं, 10 सचिव हैं। केवल पंजाब में सचिवों की संख्या अलग है, 18/24। लेकिन ये भी 3 के अनुपात नहीं है। भलाई के लिए, जनता के तमाम मुद्दों को उनका एक तरह से कह सकते हैं कि उनका जवाब ढूंढने के लिए, उनकी सरलता के लिए इस तरह के उन्होंने अपने सचिव वो बतौर विधायक भी आप कर सकते हैं, किसी पद की आवश्यकता नहीं है। और इनको जिस तरह के फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है, लेकिन ऑफिस दिए जा रहे हैं। आरटीआई का जवाब आ गया है कि कौन सा सचिव किस कमरे में बैठता है, और कुछ चैनल में वो ऑफिसेस दिखाए भी गए हैं।
कैमरा टीम गई है वहां पर और पूरा दिखाया गया, काफी लग्जूरियस अरेंजमेंट है, मतलब कि विलासिता हो रही है वहां पर, जनता की सेवा नहीं हो रही है। और इसके बाद आप देखिए कि जो अगर आप विदेशों का उदाहरण लेते हैं, जैसे कनाडा हुआ या फिर यूनाइटेड किंगडम हुआ, वहां पर भी चलन है संसदीय सचिव का, लेकिन उनके संविधान में इसका प्रावधान है। इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने नियुक्ति कर ली 21 लोगों की, बाद में बिल लेकर आए कि ये जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माने जाएंगे, लेकिन ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो गया। आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में मतलब कानून बाद में बना और पिछली जो स्थिति है उस पर वो कानून लागू होगा, ये तो सरासर इनवैलिड है। लेकिन सुनिए कि अब जो ये पूरा मसला है, ये आप पार्टी या दिल्ली की सरकार, चुनाव आयोग और राष्ट्रपति, इन तीनों के बीच का ये मसला है। आखिर क्या वजह है हरीश साहब कि भारतीय जनता पार्टी पे सारा इशारा साध दिया गया है? अरविंद केजरीवाल जिस तरह से, क्या ये उनकी हताशा है या फिर उनका जो कहना है लगातार कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की हार को पचा नहीं पाई है और इसलिए उनके काम में बार बार रोड़े अटका रही है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं किया केजरीवाल साहब ने कि अपनी गलतियों का ठीकरा मोदी जी या मोदी जी की सरकार पे हो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो वो खुद करते हैं और दोष देते हैं कि मोदी जी पीछे पड़े हुए हैं। अगर मैं एक बात पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के, कभी आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से, अगर सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल था तो आपको बिल लाने की जरूरत क्या थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप खुद कह रहे हैं, कल से मैं परसों से चैनल के चला के आप बोल रहे हैं कि उन्होंने तो ऑफिस नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली। आप एक बात समझ लीजिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब सिर्फ सैलरी लेना नहीं होता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। द मोमेंट आप उसके अंदर लिख देते हैं संसदीय सचिव, इसका मतलब आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आ गए, यानी कि आप विधायक से ऊपर हो गए और आपके पास वो पावर आ गई जो एक मंत्री की पावर होती है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने, इन्होंने कल से बहुत ज्यादा इन्होंने वो भ्रम फैलाया हुआ है। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर, ये मैं नोटिफिकेशन साथ लेके आया हूं, सिर्फ एक लाइन पढ़ना चाहूंगा। However, they may use government transport for official purpose only, and office space in minister office would be provided them to facilitate their work. अगर आपने ऑफिस यूज नहीं करना था, गाड़ी यूज नहीं करनी थी, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर आपने डाला क्यों? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? दिल्ली की जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं क्या? दिल्ली की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है, क्योंकि आप इस मामले के अंदर कम से कम आप घिर चुके हैं और निश्चित तौर पे जो राष्ट्रपति जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने जो फैसला लिया है तर्कसंगत है, संविधान के मुताबिक है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इन जो 21 विधायकों की सदस्य जाने की तय हो चुका है। हाँ हरीश जी, हम बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बात और भी बताना चाहेंगे कि जब आप पार्टी से हमने संपर्क करा, हमने कहा कि उनका कोई नेता, कोई मेंबर, कोई प्रवक्ता जरूर हमारे बीच आए और अपनी बात को रखे, तो वो उसके लिए तैयार नहीं हुए हैं। हरीश जी, एक बात जो उनकी लगातार कहनी है कि वो जहां जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार ने, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी संसदीय सचिव हैं, फिर ये सवाल सिर्फ दिल्ली को लेकर क्यों? दो चीजें हैं। पहली बात, जो अभी सुजीत भाई ने एक बात बोली कि 1:3 का रेशो नहीं होता। आपको संसदीय सचिव रखने थे तो 1 आध 2 3 रख सकते थे। 21 संसदीय सचिव, 21 70 सदस्यीय एक विधानसभा के अंदर अगर आप 21 रख रहे हैं तो सबको नजर आ रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने के लिए या उनको खुश करने के लिए लिए हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिन जिन राज्यों का उन्होंने जिक्र किया है वहां पे इन्होंने मनी बिल के माध्यम से, दिल्ली के अंदर भी एक संसदीय सचिव था 97 के मामले में, जब खुराना जी और साप सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे तो संसदीय सचिव नंदकिशोर गर्ग जी को रखा गया था, लेकिन उसका प्रावधान जो था वो विधानसभा के अंदर बिल पास करके हुआ था, वो भी मनी बिल। आपने क्या किया, मार्च में आपने अपॉइंट किया और जून में आपने बिल ले आए, वो भी नॉर्मल एग्जीक्यूटिव बिल ले आए। तो आप कह रहे खुद तो आपने गलती करी, उसके बाद आप दोष दे रहे हैं हमारी पार्टी को। अच्छा, मैं एग्जांपल, एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब सिर्फ आप अगर आप सुविधा नहीं भी ले रहे तब भी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। बिल्कुल। जया बच्चन के मामले में तो साफ उन्होंने कहा है कि इफ अ पर्सन इज टेकिंग अपॉइंटेड एज अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इवन इफ द होल्डर इज ऑफिस चूज नॉट टू रिसीव और ड्रॉ एनी सच। अब आप मुझे बताइए, अब आप सैलरी ले रहे हो या ना ले रहे हो, ऑफिस यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में तो आप आ गए।
आपने असंविधान काम किया है, या मान लीजिए गलती आपसे हो गई है, आपको जरा सी भी आपके अंदर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इस्तीफा देना चाहिए इस मामले को, कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो आपने किया है। हम इस पर भी बात करेंगे कि ये जो असंवैधानिक प्रक्रिया जो अपनाई गई है आप पार्टी के द्वारा, उसको लगातार वो डिफेंड कर रही है, तमाम अलग अलग तर्क देके, जिन तर्कों को धता बता रहे हैं हमारे मेहमान। लेकिन इस पर भी एक बात है कि जब मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि वो जो भी कार्यकाल में और जो उस दफ्तर में जो भी हो रहा है वो सार्वजनिक नहीं होगा, तो इस गोपनीयता की शपथ पे क्या सवाल नहीं उठा रहे अगर संसदीय सचिव बनाए जा रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये नया फ्रिज बार बार खराब हो जाता है, दुकानदार और मैन्युफैक्चरर दोनों सुन ही नहीं रहे। बिल्डर ने चीटिंग की, मेरे घर का सपना सपना ही रह गया, क्या करूं? मेरे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने मेरे साथ फ्रॉड किया, करियर बनने से पहले ही बिगड़ गया, कहाँ जाऊं? उपभोक्ता अदालत है ना? जी हाँ, जहाँ वकील की सेवा जरूरी नहीं, आप सादे कागज पर नाम मात्र फीस देकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फैसला भी शीघ्र होता है। जागो ग्राहक जागो। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तो उसने कहा पारदर्शिता हम लाएंगे सत्ता में, व्यवस्था में, और कोई भी चीज जनता से छुपी हुई नहीं होगी। आज अगर ये विवाद उठा भी है तो फिर क्या वजह है कि इस पे सीधा सीधा सवाल पे जवाब नहीं दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी से? और इसको एक बार फिर जो कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड पिछले 15 महीने का रहा है, जब कोई भी विवाद सामने आया तो उन्होंने उसको इस तरह से उसका तर्क दिया है कि कन्फ्रंटेशन है, चाहे वो मोदी सरकार को दिल्ली में उनके काम करना ना पसंद हो, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर पे उन्होंने सवाल उठा दिया कि उनके कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से वो उनके प्रति इस तरह का रवैया अपना रहे हैं। सुरजीत जी, क्या आपको लगता है ये जो लगातार ये जो एक तर्क देने का तरीका, और उसमें एक ये जो ताजा चिट्ठी जो आज की है जो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखी है, उसकी भी भाषा जो है, दिल्ली सरकार ने सोलर पॉलिसी की घोषणा कर दी है, आपसे निवेदन है कि ACB को कहकर इस पर FIR दर्ज करा दीजिए। और इसके नीचे एक लंबी चिट्ठी है जिसमें उन्होंने कटाक्ष कसा है और कहा है कि हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का कार्रवाई आप करिए। मैंने ये चिट्ठी पढ़ी है, बहुत ही मर्यादा रहित भाषा है और ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस भाषा में, क्योंकि इनका इतिहास रहा है, ये प्रधानमंत्री को भी इसी भाषा में बात करते हैं उनसे भी। तो इससे मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा। आपने क्योंकि आंदोलन का हवाला दिया कि ये आंदोलन से निकले थे, उस आंदोलन में लोग क्यों शामिल हुए थे? व्यवस्था परिवर्तन के लिए। अब देखिए कितने सहूलियत के साथ ये व्यवस्था परिवर्तन के स्लोगन को भुला चुके हैं। और जब मैंने 1 साल तक इनकी कार्यशैली देखी और ये पता चला कि व्यवस्था को बदलने के लिए इनका न तो कोई रोड मैप है इनके पास, न ही इनकी नीयत है कि व्यवस्था को बदले। और अफसरों को लेकर आए दिन लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि अफसर को लेकर अगर आप लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप इसी व्यवस्था, इसी वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत काम करना चाहते हैं, आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहते, पहली बात। दूसरी बात, ये आप जो गोपनीयता की बात करते हैं कि शपथ लेते समय गोपनीयता की शपथ ली जाती है, इस पर भी हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने कहा है कि सीएम को अथॉरिटी ही नहीं है। जब वहां पर यह विवाद खड़ा हुआ तो वहां के उच्च न्यायालय ने कहा कि सीएम को अथॉरिटी ही नहीं है कि वो अपॉइंट करे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 2005 से।
पिछले साल पश्चिम बंगाल में भी जो संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई उसको भी चैलेंज किया गया कलकत्ता हाई कोर्ट में, वहां पर भी उन्होंने मना कर दिया कि आप नियुक्त नहीं कर सकते, वो केस भी पेंडिंग है। इससे पहले जो कामत सरकार थी तो बॉम्बे हाई कोर्ट के गोवा बेंच ने उनके खिलाफ भी कहा कि आप नहीं नियुक्त कर सकते। तो हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कोई स्टे ऑर्डर भी नहीं दिया है, और चूंकि तीन उच्च न्यायालयों ने मना किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कभी इनका निर्णय आएगा भी तो इसके खिलाफ आएगा, क्योंकि इसको वो अपहोल्ड करेंगे कि तीन न्यायालयों ने अगर कहा है तो ये गलत होगा। हाँ हरि जी, मैं आप जो कार्यशैली की इनकी बात कर रहे हैं, जो आदमी प्रधानमंत्री को साइकोपैथ बोल सकता है उससे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इनकी कार्यशैली देखिए, आप जब से आए हैं, कभी तो ये लड़ते हैं पुलिस से, कभी लड़ते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कभी कटाक्ष करते हैं न्यायपालिका के ऊपर। गणतंत्र दिवस की परेड में किस तरह से अफसरों से बात उसी पे आ रहा था। जो आदमी गणतंत्र दिवस के ऊपर ये कह सकता है कि मैं गणतंत्र को नहीं मानता, वो इस देश के संविधान को क्या मानेगा? और सबसे बड़ी बात, जब कोई नहीं मिला तो अपनी पार्टी के लोग से लड़ लिए। एग्जाम्पल हमारे साथ बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी कार्यशैली शुरू से ही एक अनार्किस्ट वाली रही है। संविधान में इनको विश्वास शुरू से नहीं रहा। तो मैं जो आप बात कर रही हैं इनकी भाषा पे, मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है। ये एक मुख्यमंत्री ना होके, एक जो कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता आपके राष्ट्रीय चैनल के ऊपर, ये जो भाषा है एक गली मोहल्ले के किसी मर्यादापूर्ण भाषा नहीं है जिस तरह से बोलना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह की भाषा है ये मुख्यमंत्री का किसी भी आम आदमी को भी शोभा नहीं देती है। सुरजीत जी, क्या आपको लगता है कि अब इन 21 विधायकों पे जो फैसला आएगा, मान ले अगर इनकी सदस्यता स्थगित की जाती है, फिर आगे क्या? कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? इन 21 जगहों पे उपचुनाव होंगे। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जब राष्ट्रपति की तरफ से कोई निर्णय ले लिया जाता है तो आप उसे किसी भी कोर्ट में, ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये चुनाव आयोग के पास जाता है और चुनाव आयोग का ये मानना होता है कि इन 21 विधायकों को जो है इनका कार्यकाल समाप्त किया जाए और पुनः चुनाव हो, तो इस निर्णय के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। तो यहां पर आम आदमी पार्टी के पास एक उपाय है, एक विकल्प है जी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि तीन ऐसे निर्णय आ चुके हैं उच्च न्यायालयों के, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी इनके पक्ष में राय देगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। इनके खिलाफ वहां पर भी जो सुप्रीम कोर्ट की राय होगी वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएगी। देखिए, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं सुजीत भाई की बात से। इसमें कोर्ट भी देखता है कि इंटेंशन क्या है। इंटेंशन इसके अंदर साफ नजर आ रही है कि आपके को अधिकार था 7 मंत्री बनाने का, और 70 सदस्यीय अगर आप मंत्री अपना विधायक मंडल के अंदर जो आपके विधायक हैं, टोटल विधायक हैं, उसमें अगर आप 21 विधायक बना रहे हैं, तो ये एक आम आदमी क्या किसी भी आदमी को साफ नजर आता है कि 21 विधायक बनाए इसलिए गए हैं कि कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट किया जाए, कहीं ना कहीं इनको फायदा पहुंचाया जाए, ताकि कल को हमारे लिए प्रॉब्लम ना कर सके। तो कोर्ट भी देखेगा कि इनकी इंटेंशन क्या है। आप 1 बनाते, 2 बनाते, समझ में आता है। आपने तो कहता रहा हूं 21 लोगों की बारात ले गए हैं, तो अब लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जल बोर्ड हो, अस्पताल हो, इन तमाम ऐसी जगहों पे ये संसदीय सचिव जो हैं वो लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हैं। क्या ये नहीं, इस तर्क में क्यों नहीं दावा है? जो विधायक जो 67 चुने गए हैं उसमें 7 अगर मंत्री बन गए, 60 लोग हैं, तो 60 लोग आप चूंकि सत्ता दल के लोग हों, क्या आप सक्षम नहीं हो उनकी मदद करने के लिए? आपको एक संसदीय सचिव का जो टैग है वो लगाने की जरूरत क्या है? सवाल ये है, सवाल इस चीज का है कि आपको अगर हेल्प करने की जरूरत है। क्या इससे पहले 93 में सरकार रही भाजपा की, 98 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन खुराना जी, फिर हर राज्य में क्यों जरूरत है? देखिए, मैंने फिर बोला आपका सवाल 1:3 पे है, इसका मतलब सिर्फ 2-4 हो समझ में आती है। एक चीज आपको अगर बनाने भी थे तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते ना उसको। आपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं किया। सवाल बनाने या नहीं बनाने का नहीं हो रहा इस वक्त, सवाल ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को माना है या नहीं माना। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको ये अधिकार नहीं है। अगर आपको अधिकार होता है तो आपको लाने की जरूरत ही नहीं थी। आप खुद आपने उसको कॉन्ट्रोडिक्ट किया। तो सवाल इस चीज का है कि कितने बनाए कितने नहीं बनाए, सेकंड प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को का सम्मान किया या नहीं किया। वो साफ नजर आ रहा है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे कि दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली में एक अच्छी सत्ताधारी पार्टी को चुनने के लिए
लगातार वोट देती रही है और एक बार फिर आज उनके सामने एक इम्तिहान की घड़ी होगी। अगर इन 21 विधायकों की सदस्यता जाती है तो क्या ये एक तरह से टेस्ट होगा आम आदमी पार्टी की 15 महीने के कार्यकाल का? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ। इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। स्वच्छ पानी तो आपने पी लिया, लेकिन यहाँ स्वच्छता रखना किसकी जिम्मेदारी है? चिप्स तो इन्होंने खाया, पर यह खाली पैकेट किसकी जिम्मेदारी है? सही सामान तो मिल गया, और खाली पैकेट, यह किसकी जिम्मेदारी है? समझदार ग्राहक न सिर्फ सही सामान खरीदता है, बल्कि अपने कचरे का सही निपटान भी करता है। आप भी समझदार ग्राहक बनिए और स्वच्छ भारत का सपना सच कीजिए। जागो ग्राहक जागो। आपने कहा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20 तक पूरी हो जाएगी। मैंने इस महीने की 20 का होगा। इस महीने की भी 20 निकल गई। फ्लैट का पोसेशन मेरा मतलब ये वाली 20, ये वाली का मतलब हाँ वही है। बस अगर अब आपने फ्लैट का पोसेशन नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ कंज्यूमर फोरम जाएंगे। और मैंने कौन सा लिख के दिया क्या कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में पूरी होगी? जी ये क्या कह रहे हो आप? ये कंज्यूमर फोरम गए तो आप भी गए? क्योंकि बिल्डर और बायर के बीच में ये एग्रीमेंट जरूरी है जिसमें ये लिखा हो कि कंस्ट्रक्शन कब पूरी होगी और पोजीशन कब मिलेगा। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है चर्चा में। आप पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता को लेकर जो विवाद है और जो एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब खुश भी दिखाई देती है कि मान लें अगर चुनाव आयोग ने सदस्यता को रद्द किया तो फिर इन 21 जगहों पर दोबारा से चुनाव होगा। इन चुनावों की क्या तैयारी है और क्या इन चुनावों को यह भी माना जाए कि ये आप पार्टी के 15 महीने के कार्यकाल का क्या असर रहा वो भी दिखाएगी। सुरजीत जी, क्या आपको लगता है आप पार्टी के लिए भी अगर मान लें चुनाव होता है तो क्या स्थिति रहेगी? 15 महीने में दिल्ली में क्या स्थितियां बदली हैं? देखिए, ये तो असंभव सा कुछ लगता है कि 21 के 21 विधायक इनको फिर से वापस मिल जाएंगे, लेकिन इसमें भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ खुश होने की वजह इसमें दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए 98, 2003, 2008, 2013, 2015 लगातार 5 चुनाव ये हार चुके हैं और हर बार हारने के बाद वो अपने आप को यही आश्वासन देते हैं कि हमारे 32-33% वोटर शेयर जो है वो हमारे पास है। अब इन 32-33 या मान लीजिए 35 भी अगर हो जाए, अगर दो मुखी मुकाबला होता है, सिर्फ 2 कंटेंडर होते हैं उसमें, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव जीतना मुझे बहुत मुश्किल लगता है आज की स्थिति में। अभी भी हाल में जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पे या तो मतलब ट्रायंगुलर फाइट हुआ था या फिर 4 कंटेंडर थे। इस पे तो पूछेंगे हरीश जी से कि क्या तैयारी है इनकी, लेकिन एक सवाल और सुरजीत जी, क्या आपको लगता है जिस तरह का गवर्नेंस मास कनेक्ट पे मैं कहूंगा, ये आंदोलन जब 2011 में शुरू हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे, लोगों की सबसे बड़ी शिकायत तो भाजपा के साथ थी कि ये लोग जो कांग्रेस के इतने भ्रष्टाचार के केसेस आ रहे हैं कुछ करते क्यों नहीं है, चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं, कहीं पर ये आंदोलन क्यों नहीं करते। मेरे पास तो ये इतनी भी सूचना है कि अरविंद केजरीवाल सबसे पहले एक लवलीन तडानी नाम की एक थिएटर पर्सनैलिटी है, उनके साथ जाकर वो LK आडवाणी के साथ मिले थे कि हम आंदोलन करना चाहते हैं, आप इसकी अगुवाई कीजिए। आडवाणी जी ने, उनके हवाले से मैं कह रहा हूं, जिन्होंने मुझसे ये कहा, उन्होंने कहा
कि हमारी इस वक्त इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि हम किसी आंदोलन को जो है लीड कर हरीश सकें। जी बहुत बड़ा एक तरह से सवालिया निशान उन्होंने ये लगा दिया 2010-11 है। मैं की ये बात भी है। जानना चाहूंगी हरीश जी, क्या तैयारी आप लोगों की है, क्या वो जनता से कनेक्ट आप स्थापित कर पाए? क्योंकि जिस तरह से चुनाव में मात्र 3 विधायक आपके जीते थे और कांग्रेस को तो बिल्कुल ही नकार दिया था दिल्ली की जनता ने। 2 बातों का पहली बात जो सुजीत जी ने, मुझे जानकारी नहीं है कि किस इंफॉर्मेशन से ये अडवाणी जी के जो नाम लेके उन्होंने जो बात करी, इसको सिरे से मैं नकारता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लड़ती जरूर आ रही है कि करप्शन के खिलाफ, भले ही हमें वोट ना मिले हो, मतलब उस प्रकार के वोट ना मिले हो, लेकिन निश्चित तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि हम घर बैठे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात जो आपने करी कि हम तैयार हैं या नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं अभी का, वो बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है, पिछले महीने का ही। एमसीडी के उपचुनाव हुए, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा कि हम 13 की 13 सीटें जीतेंगे। भले ही हमें इतनी अपेक्षा सफलता ना मिली हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत था 57-58% जो वोट प्रतिशत था 27% पे आ गया। जिस प्रकार से वो नीचे गिरे हैं, क्रेडिबिलिटी नजर आ रही है। और लोग पिछले 1.5 साल से जो लगभग 15 महीने से जो शासन चला आ रहा है दिल्ली के अंदर, लोग खुश नहीं है। लोग तंग आ चुके हैं रोज की लड़ाइयों से। लोग तंग आ चुके हैं कि ये जो रोज का केंद्र और राज्य के बीच में तकरार हो रही है बेफालतू में, बिना किसी बात के ऊपर, कोई बात होती नहीं। अब मैं आज का एग्जांपल आप लेके चल रहे हैं, जो चिट्ठी आपने एक सोलर एनर्जी के ऊपर आपने एक सोलर पॉलिसी डिक्लेयर करी, आपको क्या जरूरत है चिट्ठी लिख के इस तरह का तंज कसने की? क्या जरूरत थी? आप एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं, आप करिए, किसने मना किया? लेकिन जो पॉजिटिव काम करते हो, जो आप नेगेटिविटी ला रहे हैं, लोग देख रहे हैं। लोग बेवकूफ नहीं है दिल्ली। सुरजीत जी, अंत में बहुत संक्षेप में, क्या पॉजिटिव कामों का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है या अपनी पकड़ कहीं कमजोर होती जा रही है? और जिस तरह से गोपाल राय ने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए, लेकिन उसके साथ साथ लगातार बात हो रही है कि कहीं भ्रष्टाचार की, क्योंकि एसीबी ने भी बुलाया उन्हें। भ्रष्टाचार है उसके अंदर, और भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे ये भ्रष्टाचार लोगों के सामने आएगा, क्योंकि हमारे पास सबूत है। अगर ये सबूत ना होते, इन्होंने पहले इस्तीफा देने वाले लोगों में से है। ये तो अब तक तो हमारी जान खा चुके हैं सड़कों के ऊपर, जिसका का इनकी नेचर है। लेकिन चूंकि चुपचाप इन्होंने इस्तीफा दिया है, अभी आप देखिए 2-4-5 दिन के अंदर मैं आपके चैनल पे आगे मैं ही आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि इन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। मेरे पास सबूत है इस चीज। इस बिंदु पर मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। अगर आपने अरविंद केजरीवाल के करियर का अध्ययन किया तो आप ये देखेंगे कि उनका जो उत्थान शुरू हुआ वो किसी बिग शॉट को टारगेट करके शुरू हुआ। एक जमाना यह हुआ करता था कि वो मोदी के खिलाफ बोलने में घबराते थे। ऐसा भी सुना जाता था कि अगर वो मोदी के खिलाफ बोलते थे तो आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है वो उनको छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि मोदी से उनको इतना लगाव था। उसके बाद उस समय वो लगातार सिर्फ शीला दीक्षित पे अटैक करते थे। उन्हीं को सोनिया गांधी के खिलाफ भी एक आध बार शायद कुछ बोला होगा, नाम के वास्ते बोला होगा। ज्यादातर शीला दीक्षित पर उनका प्रहार होता था, मोदी को वो बिल्कुल छोड़ देते थे। अब क्या हुआ कि मैदान में और कोई कंटेंडर रहा नहीं, तो अटैक वो करेंगे किसको? इसलिए वजह बेवजह वो दिन रात मोदी जी को अटैक करते रहते हैं, क्योंकि इस देश में अगर आपको फेमस होना है, सबसे आसान तरीका है जो ऑलरेडी फेमस है उस पे कटाक्ष करो, कुल मिलाकर कहना है कि अपनी गलतियों का ठीकरा कहीं और छोड़ना। बहुत संक्षेप में हमारा वक्त हो गया है। उनका कोई है नहीं, इसलिए नहीं कर रहे। उनका टारगेट जो है ना वो 2019 है। वो तो है। 2019 के अंदर वो चाह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री बने, पहले दिल्ली तो ढंग से संभाल लें। दिल्ली उस समय मुकाबले में सिर्फ मोदी जी चल रहे हैं। मुझे लेकिन दूसरा देशवासियों के विवेक पे भी सवाल या निशान ये लोग लगाते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जो 2019 को देखकर अपनी राजनीति कर रहे हैं और अपने राज्यों पे उतने केंद्रित नहीं दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार इन 21 विधायकों को लेकर गलत आरोप लगा रहे हैं और सत्ता पे बैठे लोगों की बात कर रहे हैं, संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हैं उन पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, इसका जवाब जनता भी देगी। चुनाव आयोग के फैसले का लगातार सबको इंतजार है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने का इस चर्चा के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ चर्चा में। नमस्कार।